हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राजश्री। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के में कौन कौन से जो विश्व के देश थे वो उत्तरदायी थे और इस युद्ध के क्या क्या कारण रहे और किस किस देश ने क्या क्या परिस्थितियाँ बनाई जिससे ये युद्ध हुआ। इस वीडियो में हम इसके परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी डिटेल से पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। इन परिणामों को हमने अध्ययन की दृष्टि से 2-3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम आदि बिंदुओं में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों की। तो सबसे पहली बात आती है कि इस विश्व युद्ध के कारण निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और तुर्की एवं बल्गेरिया आदि देशों में पहले यहाँ राजतंत्र था, अर्थात राजा का शासक था। और जैसे जर्मनी के होहेनजोलन राजवंश था, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग था, रूस में रोमानोव और तुर्की में उस्मानिया राजवंश था। और इसका इस विश्व युद्ध के बाद पतन हो गया और यहाँ जनतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम हम देखते हैं वो है लघु राज्यों का उदय। 1914 के पूर्व यूरोप में विशाल साम्राज्यों का दबदबा था और ये जो छोटे छोटे राज्य थे इन साम्राज्यों के केवल अंग मात्र थे। लेकिन इसके बाद कुछ लघु राज्यों बने, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, लेटविया, पोलैंड आदि अनेक देशों की इस युद्ध के बाद स्थापना होती है। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था लोकतंत्र का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महत्वपूर्ण जो परिणाम हम देखने को मिलता है वह है कि अब जो विभिन्न देश थे, जहाँ आप अपने ऊपर भी अध्ययन कर चुके हैं कि जहाँ पहले जनतंत्र वहाँ राजतंत्र था, वहाँ जनतंत्र की स्थापना होती है और वहाँ गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की जाती है। अगला था राष्ट्रीयता का विकास, कि अब युद्ध की समाप्ति के बाद जितने भी नवीन राज्य बने वो राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर बने थे। इसी सिद्धांत के आधार पर चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लेटविया, हंगरी, फिनलैंड आदि राज्यों का जन्म हुआ। एशिया के देशों में भी अब राष्ट्रीयता की लहर आई और वहाँ भी जन आंदोलन तेज हो गया। और हम देखते हैं कि भारत में भी 1919 के बाद जो जन आंदोलन थे वो तेज हुए गांधी जी के नेतृत्व में। इसके बाद अगला परिणाम जो आता है वह अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता के साथ साथ ही इस काल में अंतर्राष्ट्रीयता की भी बात की गई, क्योंकि युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए और विश्व में शांति और सहयोग का वातावरण बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीयता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला एक महत्वपूर्ण आता है परिणाम वो है नवीनवादों का उदय, कि 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के देशों में समाजवाद की लहर पहुंच चुकी थी। 1917 में जब युद्ध चल रहा था तभी रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था और शांति समझौते से जो असंतुष्ट देश थे, जैसे इटली में फासिस्ट का विकास हुआ, जर्मनी में नाजीवाद का विकास हुआ और जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम आता है वो है साम्यवादी शासन तंत्र का उदय, कि इसमें रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और इस कारण जो लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सफल रहे और रूस में एक सुदृढ़ साम्यवादी शासन व्यवस्था फैली और इसने विश्व की राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो गई और इस समय वह यूरोपीय देशों का साहूकार बन गया, अर्थात उसने यूरोपीय देशों को अनेक मात्रा में कर्जा दिया। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों पर उसका 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्जा था और युद्ध के दौरान और उसके बाद के काल में अमेरिका का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। जर्मनी का व्यापार वाणिज्य चौपट हो गया था। इंग्लैंड को अब जर्मनी से भी अधिक भयंकर और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मिला, किसके रूप में, अमेरिका के रूप में। एक महत्वपूर्ण परिणाम हम देखते हैं साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन, कि विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस में आत्मविश्वास की एक नई भावना का सृजन हुआ
और अल्सेस और लॉरेन को उसने वापस से प्राप्त कर लिया और उसका राज्य का सीमा विस्तार शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मैंडेट व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत जो उपनिवेशों का बंटवारा किया गया था, इसमें भी सीरिया, लेबनान, कैमरून और टोगोलैंड आदि किसको दिए गए थे? आदि उसको दिए गए थे फ्रांस को। इटली का एड्रियाटिक सागर पर नियंत्रण कायम हो गया। ग्रेट ब्रिटेन के संरक्षण में रखे गए तुर्की एवं जर्मनी के उपनिवेशों से उसे औपनिवेशिक साम्राज्य का भी विकास हुआ। राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था से बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान सभी देशों की औपनिवेशिक सत्ता का विकास हुआ। सशस्त्रीकरण की होड़। वर्साय संधि के अंतर्गत निशस्त्रीकरण वह योजना थी जिसे जर्मनी सहित अन्य धुरी राष्ट्रों को पूर्ण रूप से शक्तिहीन रखने के लिए प्रयुक्त रखा गया था। इसी के अंतर्गत ये सुझाव भी दिया गया था कि मित्र राष्ट्र भी निशस्त्रीकरण करेंगे, लेकिन इस युद्ध के बाद शस्त्रीकरण की भावना को बल मिला और प्रतिवर्ष प्रति देश का युद्ध बजट बढ़ने लगा और बहुत से देशों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के नाम पर अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा और इसी शस्त्रीकरण की होड़ ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के अनेक राजनीतिक परिणाम निकले। अब हम बात करेंगे इस युद्ध के आर्थिक परिणामों की। पहला जो आता है वो है महत्वपूर्ण कि इस युद्ध में महत्वपूर्ण रूप से बहुत अधिक मात्रा में जनधन की अपार हानि हुई। कुछ सर्वेक्षणों में पाया गया कि लगभग 10 खरब रुपया तो प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में खर्च हुआ। इसके अलावा पोलैंड की खानें बर्बाद हुई, फसलें नष्ट हो गई, रेल मार्ग छिन्न-भिन्न हो गए, मशीनों को तोड़ फोड़ दिया गया, जर्मनी को रूसी सेना ने रौंद डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों को, जैसे इटली है, ऑस्ट्रिया है आदि को भी बहुत क्षति उठानी पड़ी और युद्ध विराम के बाद पुनर्वास की समस्या भी महत्वपूर्ण रूप से आ खड़ी हुई थी। दूसरा जो परिणाम था वो है युद्ध ऋणों की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध को जारी रखने के लिए दोनों पक्षों ने, चाहे वो धुरी राष्ट्र हों चाहे मित्र राष्ट्र, दोनों ही पक्षों के प्रमुख राज्यों को बड़े पैमाने पर ऋण लेने पड़े। ये ऋण 1978 ईस्वी तक बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। संपत्ति का विनाश अलग था। युद्ध के बाद ऋणों को भी चुकाना था, जो एक कठिन कार्य था और अधिकांश देशों ने अमेरिका और इंग्लैंड से ऋण लिए थे। स्वयं इंग्लैंड ने अमेरिका से कर्ज ले रखा था। इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश इन ऋणों को रद्द कराने के पक्ष में थे, परंतु अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार युद्ध के बाद एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति। युद्ध काल में दोनों पक्षों को जो भी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अब प्रत्येक देश के सामने पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं बेरोजगारी की विकराल समस्याएं आ खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश ने कम से कम आयात करने और अधिक से अधिक निर्यात करने की नीति अपनाई और तटकरों में भारी वृद्धि की। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी धक्का लगा। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम था वह है मुद्रास्फीति। विश्व युद्ध के दौरान खरबों रुपया खर्च हुआ और ये सारा जो खर्च था वो उत्पादन कार्य में ना लगकर विनाश में लगा और इसके कारण इन विभिन्न देशों में औद्योगिक क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों, संचार और यातायात के साधनों को भी भारी क्षति पहुंची और इसका परिणाम ये निकला कि इनका सार्वजनिक कर्ज बढ़ गया और कर्ज के चुकाने के लिए कई देशों ने अंधाधुंध कागजी मुद्रा जारी कर दी, जिससे वस्तुओं के भाव आसमान छूने लग गए और मुद्रास्फीति ने संपूर्ण यूरोप को एक प्रकार के आर्थिक संकट में डाल दिया और जिसे दूर करने के लिए अनेक उपायों का सहारा लेना पड़ा। अगला जो आता है वो है श्रमिकों की स्थिति में सुधार। विश्व युद्ध के दौरान लाखों श्रमिकों को भी सेना में भर्ती किया गया और उनमें से अधिकांश मारे गए, परंतु इससे प्रत्येक युद्धरत देश में श्रमिकों की भारी कमी हो गई और उनकी मांग बढ़ गई। पश्चिमी देशों की सरकारों को भी विवश होकर राजनीतिक व्यवस्था में मजदूरों के महत्व को स्वीकार करना पड़ा। अब श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का कार्य शुरू किया गया। फ्रांस और जर्मनी में मजदूरों से प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम न लेने का नियम बनाया गया।
इसके अलावा उनके लिए बीमा की व्यवस्था की गई। कई देशों में ट्रेड यूनियन वो स्थापित की गई और इसी के साथ ही महत्वपूर्ण जो संगठन था वो था कि राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम था। इसके बाद आता है आपका कृषकों की सुरक्षा। श्रमिकों के साथ साथ किसानों की स्थिति में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ। कुछ देशों में उन्हें भूमि का मालिक बना दिया गया, पुरानी सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ। अगला जो परिणाम आता है वो है बेरोजगारी की समस्या। युद्ध के दौरान अनेक कारखाने, उद्योग धंधे आदि नष्ट हो गए और युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग सभी देशों में बड़े पैमाने पर सैनिकों की छँटनी की गई और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक विकराल हो गई, जिस कारण अब आगे चलकर तनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अब हम देख चुके हैं आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिणामों की। जनहानि। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास की एक भयंकर त्रासदी थी और इसमें 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया और इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 करोड़ 20 लाख घायल हुए। अर्थात हम देखते हैं कि ऐसा भीषण नरसंहार इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अगला जो परिणाम देखते हैं वो है अल्पसंख्यकों की समस्या। पेरिस शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के अधिकार को मानते हुए बहुत से अल्पसंख्यकों को नवीन राज्यों में समाविष्ट कर दिया। फिर भी अनेक लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक बच गए। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, यूगोस्लाविया आदि देशों में लाखों लोग बसे थे जो राष्ट्रीयता की दृष्टि से उन देशों के नहीं थे और इन लोगों के हितों की रक्षा का दायित्व राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। राष्ट्रसंघ ने इन राज्यों के साथ अलग अलग संधियां की, परंतु इससे अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला और इसी में देखते हैं कि बाद में हिटलर जैसे अधिनायक ने इसी समस्या की आड़ में चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को हड़प लिया। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं वो है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। इस युद्ध में स्त्रियों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने कार्यालयों, दुकानों, उद्योग धंधों आदि में पुरुषों की कमी का एहसास नहीं होने दिया, बाकी सारा काम संभाला। घायल सैनिकों की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे स्त्रियों में भी एक राजनीतिक चेतना आई, उनमें भी आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और उन्होंने आगे चलकर राजनीतिक अधिकारों की मांग की और इसी के लिए 1918 में इंग्लैंड में 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों को मताधिकार दिया गया और 1920 में जर्मनी में भी स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में वैश्विक रूप से परिवर्तन आया। अगला जो हम परिणाम देखते हैं वो है सांस्कृतिक हानि, क्योंकि इस युद्ध में सांस्कृतिक रूप से अनेक विनाशकारी परिणाम हमारे सामने आते हैं, क्योंकि लाखों नवयुवकों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को छोड़कर सेना में भर्ती होना पड़ा और इससे शिक्षा में सरकारी व्यय में भारी कमी की गई। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गईं, बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक मारे गए और बहुत सी इमारतें और कलाकृतियाँ नष्ट हो गईं। इसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रगति। प्रथम विश्व युद्ध में परंपरागत अस्त्र शस्त्रों के अलावा वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत नवीन यंत्रों का उपयोग किया गया। पहली बार टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बियां और जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया। इनसे बचाव के लिए भी आविष्कार किए गए। इसके अलावा घायलों की चिकित्सा के लिए नई नई औषधियाँ और उपायों की खोज गई। इन सभी से वैज्ञानिक प्रगति को बल मिला। अर्थात हम परिणाम स्वरूप ये कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में संसार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्था पर बहुत भयंकर या बहुत भारी प्रभाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप विजेता और पराजित दोनों पक्षों को ही बहुत भयंकर हानि उठानी पड़ी और इसलिए हमारा जो उस युद्ध में जो हानि हुई थी वो तो अलग थी। इसके अलावा उसके पुनर्भरण के लिए भी आगे आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा। एक तरफ युद्ध ऋणों की समस्या थी और दूसरी तरफ पुनर्वास की समस्या थी और इसी कारण जो बहुत सारे देश थे उनमें जो अधिनायकवाद थे वो लोग हावी हो गए और इन्होंने विश्व को वापस से एक दूसरे युद्ध की तरफ धकेल दिया।
अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम थे बहुत अधिक विनाशकारी सिद्ध हुए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो त्रासदी थी वो बहुत भयंकर थी और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मनुष्य जाति ने इससे भी कोई सबक नहीं लिया और मात्र 20 वर्षों के बाद ही पूरा विश्व एक दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ गया, जिसे दूसरा विश्व युद्ध कहा गया। और उस विश्व युद्ध में भी इससे ही ज़्यादा त्रासदी हम दुनिया को देखनी पड़ी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। इस प्रकार इससे आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। हमने इसके लिए 3 वीडियो बनाए हैं। पहला है जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण, दूसरा युद्ध का उत्तरदायित्व और तीसरा वीडियो इसके परिणाम। आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।